सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है। स्वर संधि की बात कर ली थी अपन ने। आज नए अध्याय की ओर चलते हैं। संधि का एक पेज है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि में क्या क्या होता है, किसका आगम होता है, किसका आदेश होता है, यह आज अपन बात करेंगे। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले एक बार फिर पुनः व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको जब प्रथम वीडियो में बताया था कि वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाहक। तो उनमें व्यंजन के प्रकार बताए थे। प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आज अपन देखते हैं। व्यंजन के प्रकार तो यहाँ पर आपको वर्ग के हिसाब से प्रकार बता रहे हैं। तो वर्ग कैसे बनते हैं। व्यंजन व्यंजन में मैंने आपको बताया था पहले कि व्यंजन स्पर्श होता है। पहला स्पर्श, दूसरा ऊष्म और तीसरा है अंतस्थ। ये व्यंजन के प्रकार है। अब आप देखो, स्पर्श में मैंने आपको 25 वर्ण बताए थे, ऊष्म में 4 और अंतस्थ में भी 4। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देखिए। इनको वर्गों में बांटा गया है। अब वर्ग कैसे बनाते हैं और कौन कौन से वर्ग है। प्रत्येक व्यंजन का एक निश्चित वर्ग है। जैसे यहाँ पर एक सूत्र पहले मैंने बताया था, कु, चु, टू, तू और हु। इस सूत्र के माध्यम से वर्ग बनाते हैं। कु का मतलब है क वर्ग, कु का मतलब क वर्ग, चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, टू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। यहाँ पर देखो ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों को भी वर्गों में विभाजित किया गया है। इन स्पर्श व्यंजनों को भी वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर अपने पास 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए इन 5 वर्गों में क्रमशः 5-5 वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में भी 5 वर्ण आएंगे, च वर्ग में भी 5 वर्ग आएंगे, 5 वर्ण आएंगे। इस प्रकार से पूरे 5 वर्गों में 25 वर्ण आते हैं। तो क वर्ग के मैंने आपको पहले बताए थे। क वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ और ये ही है। सबके हलंत आएगा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि व्यंजनों की प्रवृत्ति कैसी होती है, हलंत में होती है। यह मूल स्वरूप में आधे वर्ण होते हैं, ये पूरे नहीं होते। पूरा करने के लिए, इनको उच्चारणिक करने के लिए इनमें स्वर की मिलाने की आवश्यकता होती है। स्वर मिलाने पर ही इनका उच्चारण किया जाता है। च वर्ग में देखो, च, छ, ज, झ और ये। ट वर्ग में देखो, ट, ठ, द, ध और ये ण। ट वर्ग में देखो, त, थ, द,
ध और ये ल। प वर्ग में प, फ, ब, भ और ये म। अब देखो यहाँ पर ये पूरे 25 वर्ण हैं, 5 इसके इस प्रकार से 5 × 5 = 25। अब जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ परिभाषाओं में कहा जाएगा कि वर्ग का 5वां वर्ण, वर्ग का 2रा वर्ण, वर्ग का 3रा वर्ण। तो जो यहाँ पर वर्ग शब्द कहेंगे, ये वर्ग शब्द कहेंगे तो ये वर्ग शब्द पूरे 5 वर्गों का बोध कराएगा। यानी वर्ग का 3रा वर्ण, ये 3रा वर्ण बोला मैंने, तो अब यहाँ पर जो 5 वर्ग है उसका 3रा वर्ण यहाँ पर बोध होगा। अब इनमें क्रमशः कौन कौन से वर्ण है, तो जो ये इस वाली प्रथम लाइन के हैं, ये प्रथम लाइन के हैं, तो ये प्रथम वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये प्रथम। इस प्रकार से ये 2रा, ये 3रा, ये 4था और ये 5वां। तो वहाँ पर परिभाषा में बोलेंगे अपन कि वर्ग के प्रथम वर्ण की जगह 3रा वर्ण आदेश होगा। तो जैसे कोई क है, ये क वर्ण है, तो क वर्ण कौन से वर्ग का है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है ये। तो अब इसकी जगह अपन 3रा वर्ण आदेश कर रहे हैं, तो क वर्ग के 3रा वर्ण कौन सा होगा, ग। तो ये 3रा वर्ण ग में बदल जाएगा। इस प्रकार से समझेंगे, वहाँ पर फिर विस्तार पूर्वक वहाँ पर समझेंगे। इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। हलंत सभी के लगाना है, क्योंकि व्यंजनों की मूल प्रवृत्ति क्या होती है, हलंत में होती है। इसे नोट करो जल्दी से। स्पर्श व्यंजन को समझने के बाद में अपन दूसरे भेद पर आते हैं, ऊष्म और अंतस्थ पर। स्पर्श व्यंजन पूरे 25 हैं। अब ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं और अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊष्म वर्ण उन वर्णों को बोला जाता है जिनको उच्चारण में ज़्यादा हवा की मात्रा उत्सर्जित होती है। जैसे श को बोलेंगे तो ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी मुंह से, और अंतस्थ वर्ण को जब बोलते हैं तो कम हवा बाहर निकलती है। जैसे य, तो कम हवा बाहर निकली। तो इन वर्णों को उच्चारण के स्थान से अलग अलग में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखो ऊष्म वर्ण 4 है। अब वो 4 कौन कौन से वर्ण है ये देखो आप, श, स और ह। इसी क्रम में आते हैं संस्कृत में। पहले ये श आएगा, फिर श आएगा, फिर स आएगा, फिर ह आएगा। उसके बाद में अंतस्थ देखो, य, व, र और ल। संस्कृत का क्रम ये है, हिंदी का क्रम दूसरा है। हिंदी में य, ल, र, व आ जाता है। यहाँ पर संस्कृत में य, व, र और ल। संस्कृत में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसमें भी यही क्रम रहेगा। अगर आप इसको इस र को यहाँ पर लेकर के आ जाओगे तो फिर वहाँ पर अशुद्ध होने का पूरा चांस रहता है। इसी क्रम में पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ेंगे। इनको भी नोट कर लो। व्यंजनों को पढ़ने के बाद में अब व्यंजन संधि पर आते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा साथ में लिखते रहना। परिभाषा है जब दो व्यंजन या एक स्वर और एक व्यंजन
के मेल से विकार उत्पन्न होता है, के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो व्यंजन संधि कहलाती है। जब दो व्यंजन यहाँ पर देखो, दो व्यंजन पढ़ ही लिए, यानी इस प्लस के आगे भी कोई व्यंजन हो या पीछे भी कोई व्यंजन, ये दोनों व्यंजन मिलकर के कोई दूसरा वर्ण बना रहे हो, या इस व्यंजन के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ रहा हो, या इस व्यंजन के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ रहा हो, तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर से समझो, अगर दो स्वर, इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, अगर दो स्वर आपस में मिलकर के कोई नया वर्ण बना रहे हैं तो फिर वो तो स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन होना अनिवार्य है, तो या तो आगे व्यंजन होगा या पीछे व्यंजन होगा, यानी एक स्वर और एक व्यंजन, तब जाकर के व्यंजन संधि होगी। यानी भले से एक स्वर हो या एक व्यंजन हो या दोनों जगह पर ही व्यंजन हो, तो फिर वहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। उसी परिभाषा में देखते हैं, इस परिभाषा को नोट कर लो। अब आपके सिलेबस में जैसे 9th, 10th और 8th, इनके सिलेबस में इन संधियों को बताया गया है। व्यंजन संधि के भेद हैं ये, व्यंजन संधि को इन्हीं संधियों के माध्यम, आपने देखा होगा हिंदी में जब व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर नियम लिखते हैं, यहाँ पर नियम नहीं लिख करके उस एक नियम का एक संधि का नाम दिया गया है। जैसे सचुतु संधि, अगर कहीं पर श और च वर्ग आदेश हो रहा है तो फिर वहाँ पर सचुतु संधि होगी। कहीं पर श और ट वर्ग आदेश हो रहा है तो फिर उसको सचुतु संधि बोलेंगे। कहीं पर तीसरा वर्ग आदेश हो रहा है, तीसरा वर्ण, तो फिर उसे जसतु संधि बोलेंगे। चतुर्थ संधि में प्रथम वर्ण आदेश होता है, अनुस्वार संधि को अनुस्वार संधि, अनुस्वार का म, इस अनुस्वार का म में परिवर्तन होता है, उसे अनुस्वार संधि कहते हैं। इस प्रकार से एक एक करके अपन पूरी संधियों को समझते हैं। तो प्रथम संधि है सचुतु संधि, हेडिंग डाल लीजिए आप, सचुतु संधि। चतुर्थ संधि, ये सचुतु संधि को देखते हैं। सचुतु संधि की परिभाषा में बताया गया है कि श और च वर्ग, च वर्ग को पहले बताया था कि च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ण कौन कौन से हैं आप कॉपी में देख करके, पहले वाली वीडियो में देख करके च वर्ग के पीछे पूरे 5 वर्णों को लिखेंगे, पोस्टर में बंद कर देना उसे। के योग में स व त वर्ग, यानी त वर्ग, यानी पूरे 5 वर्ण त वर्ग के भी इस प्रकार से लिखना आप। जैसे त वर्ग, तो यहाँ पर देख लेना, त थ ध ध और ये यहाँ पर देखो श या त वर्ग आने पर, इसके योग में श और च वर्ग, इसके योग में अगर स या त वर्ग आता है तो फिर ये स त वर्ग स च वर्ग में बदल जाता है। अब ये बदलता कैसे है देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये स और ये त वर्ग, त वर्ग में पूरे 5 वर्ण हैं, त थ द ध न। अगर इसके आगे या पीछे, या तो आगे या पीछे, या तो ये पीछे रहेगा या फिर ये आगे रहेगा। इसके आगे पीछे अगर स या च वर्ग आता है, स या
च वर्ग आता है। या तो स के आगे आएगा या फिर स के पीछे आएगा। यहाँ पर देखो, या तो स के आगे आएगा या स के पीछे आएगा। अगर इसके पीछे या आगे स च वर्ग दिखाई दे आपको, तो फिर ये स च वर्ग की स या च वर्ग के योग में आया हुआ है। इन दोनों के आगे या पीछे आ रहा है तो इसके योग में आया, तो फिर ये भी स और त वर्ग भी श च वर्ग में बदल जाएगा। श और च वर्ग में बदल जाएगा। अगर स आया है तो वो श में बदल जाएगा, त वर्ग आया है तो वो च वर्ग में बदल जाएगा। बदलेगा कैसे? अगर त वर्ग का दूसरा वर्ण आया हुआ है तो फिर वो च वर्ग का भी कौन सा वर्ण में बदलेगा? दूसरे वर्ण में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण आया है तो वो भी तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे समझने के हिसाब से देखो आप, अगर ये यहाँ पर थ वर्ण आया है तो फिर च वर्ग में ये वर्ण है च, छ, ज, झ और ये। तो ये थ आया है तो फिर ये थ किस में बदल जाएगा? छ में, यानी अपने क्रमांक में ही बदलेगा। जैसे दूसरा वर्ण आया है तो दूसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरा वर्ण आया है तो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन बदलेगा किस में? स और च वर्ग में। किसके योग में आया हुआ हो? स त वर्ग, स या च वर्ग में आया हो। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण में समझते हैं। यहाँ पर प्रथम उदाहरण है रामस प्लस चिनोती। तो यहाँ पर देखो आप, पहले तो नियम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण आए हैं। अगर यहाँ पर स्वर संधि हो रही होगी तो स्वर संधि करेंगे, व्यंजन संधि हो रही होगी व्यंजन संधि करेंगे, विसर्ग संधि हो रही है तो विसर्ग संधि करेंगे। तो यहाँ पर देखो, दो वर्ण मिलेंगे संधि में, दो वर्ण मिलते हैं, प्लस है या नहीं, इस प्लस का प्रथम वर्ण और इसके आगे का अंतिम वर्ण। तो यहाँ पर देखो, जब अपन स्वर संधि पढ़ रहे थे तब तो यहाँ पर पूरा वर्ण आ रहा था, यानी कोई ना कोई स्वर मिला हुआ था उसमें व्यंजन में। लेकिन यहाँ पर ये हलंत में है। किस में है? हलंत में, यानी ये अपनी मूल प्रवृत्ति में है, व्यंजन की मूल प्रवृत्ति में। सहलंत में है यानी आधा है। और पीछे देखो, अब यहाँ पर आप ये मत करना कि पहले ई आई है फिर उसके बाद में च आया। भाई छोटी ई की मात्रा आगे से ही लगती है, बड़ी ई की पीछे से लगेगी। लेकिन इस प्रकार से मत बांट देना कि भाई मात्रा आगे आई है तो पहले ई आएगी फिर च आएगा। ऐसे नहीं होता, पहले व्यंजन आता है फिर उसके बाद में जिसकी मात्रा लगी हुई होती है वो स्वर आता है। जैसे यहाँ पर ची में ई की मात्रा लगी हुई है, तो अब यहाँ पर देखो पहले व्यंजन आएगा। व्यंजन क्या है? इसमें च है, फिर उसके बाद में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो ये छोटी ये आ जाएगी। जैसे चू है तो यहाँ पर पहले व्यंजन आएगा फिर उसके बाद में जिसकी मात्रा लगी है वो स्वर आ जाएगा। इस प्रकार से पदच्छेद होता है। पदच्छेद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पर देखो, अंतिम वर्ण कौन सा है? स। यहाँ पर प्रथम वर्ण कौन सा है? च। अब आप देखो कि च, इस च वर्ग का जो प्रथम वर्ण है च, इसके योग में क्या आया हुआ है? श। तो अपन ने नियम में देखा कि स या त वर्ग, स या त वर्ग के योग में अगर श या च वर्ग आया हुआ हो, इसके बाद में अगर श या च वर्ग आया हो या फिर इसके पहले आ जाए स या च वर्ग, या फिर इसके पहले आ जाए स त वर्ग के पहले, या फिर स या त वर्ग के बाद में आ जाए, बदलेगा कौन? स या त वर्ग। इसे चेंज मत कर देना आप कि भाई स या च वर्ग आया हुआ है, स त वर्ग आया हुआ है तो आप स च वर्ग को स च वर्ग में परिवर्तन करो। अगर आप इसे भी बदलते हो तो वही वर्ण आएगा जो पहले आया हुआ है।
जैसे आप इस च को चेंज करोगे, च वर्ण को बदलोगे, तो च की जगह क्या आएगा, च वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा, तो ये च आ जाएगा यहाँ। वैसे की वैसी कंडीशन है। मगर यहाँ पर देखो अब बदलना किसे है, स त वर्ग को बदलना है। यहाँ पर क्या है, श मिला हुआ है, स ये मिला हुआ है, दिख रहा है नियम में। तो इस स वर्ग को किस में बदलेंगे, अब स वर्ग को बदलेंगे श में, क्योंकि इसका उच्चारण इसका समानार्थी जैसा कौन सा है, श, एक जैसे ही है, उच्चारण में एक जैसे हो रहे हैं, इनका कोई वर्ग नहीं होता। मैंने बताया था उसमें व्यंजन है ये, इनका तो वर्ग है, इनके वर्ण होते हैं, वर्ग में प्रत्येक 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्णों का क्रम होता है। तो अब ये प्रथम वर्ण में है, वर्ग च वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो अब यहाँ पर देखो आप, स किस में परिवर्तन में होगा, श में, तो ये स किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। अब मिला करके देखो आप, राम, फिर ये श आ गया आधा, श। अब आधा वर्ण इस प्रकार से तो लिखेंगे नहीं, यानी आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा जाता है आधा वर्ण। अब यहाँ पर देखो इसके पीछे क्या है, ची, तो अब यहाँ पर ये इस प्रकार से मात्रा नहीं लगती। मात्रा कैसे लगेगी, इस आधे वर्ण को भी अपने अंदर लेगी, और ये यहाँ पर रामस चिनोती, ये बनेगा रामस चिनोती। इस प्रकार से मात्रा लगेगी और नया शब्द बनेगा अपना रामस चिनोती। इसे नोट कर लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं, उत प्लस चारण। अब यहाँ पर आप इस सारणी के माध्यम से भी देख सकते हो और परिभाषा के माध्यम से भी देख सकते हो। तो परिभाषा को इस सारणी में बनाया गया है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, त वर्ग आया हुआ है, त वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी ये तो मिल गया, त वर्ग का प्रथम वर्ण आया हुआ है, यानी त वर्ग में से कोई एक वर्ण आया है। पीछे देखो आप, च आया हुआ है, तो यहाँ पर देखो आप, च वर्ग का प्रथम वर्ण भी आया हुआ है, यानी संधि कौन सी है इसमें, षचतुर संधि है। षचतुर संधि है, संधि का पता चल गया। अब परिवर्तन कैसे होंगे, तो षचतुर संधि के इस नियम के माध्यम से परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, त वर्ग परिवर्तन होगा, यहाँ पर भी त वर्ग की जगह अपन ने क्या बनाया था, श या च वर्ग। परिवर्तन क्या होगा, स या त वर्ग में से कोई एक परिवर्तन होगा। तो अब यहाँ पर देखो त वर्ग आया हुआ है, पीछे च है, यानी च के योग में क्या आया है, त आया है, तो ये त किस में बदलेगा, च वर्ग में बदलेगा। किस में बदलेगा, च वर्ग में बदलेगा। अब इसका क्रमांक देखते हैं कि वर्ग में कौन से नंबर का वर्ण है। तो आपने देखा होगा, च वर्ण ये त वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण है। क्रमांक देखो, त वर्ग का त वर्ण प्रथम नंबर पे है, इसका क्रमांक कौन सा है, प्रथम। तो जो ये च है, तो इस वर्ग का भी प्रथम वर्ण यहाँ पर इस त की जगह लिखा जाएगा, यानी त किस में बदलेगा, च वर्ग में बदलेगा, और कौन से, उसी क्रम पे बदलेगा जिस क्रम का त वर्ग में इसका क्रमांक है। तो ये प्रथम वर्ण में है, प्रथम क्रमांक है इसका, तो च का भी प्रथम क्रमांक क्या है, ये च। प्रथम क्रमांक कौन सा है, च। ये वर्ण है, यानी त प्रथम वर्ण है, तो ये च भी प्रथम वर्ण है, तो त किस में बदला, च में बदला। अब यहाँ पर देखो, ये मिलाओ, अभी से त की जगह क्या आ गया, च। आधा च इस प्रकार से लिखते हैं। पीछे कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये पूरा नहीं होगा। पीछे इसके पीछे जैसा का जैसा लिख दो, क्या बना, उच्चारण। नोट करो इसे। यहाँ पर आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इनको उसी क्रम में उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे पहले लिखते हैं। इनका संधि करके फिर इसके पीछे संधि का नाम, ताकि आपको पता रहे कि भाई कौन सी संधि है। अब देखो,
मैंने नियम में आप लोगों को इस प्रकार से लिखाए थे, श और त वर्ग। इसके पीछे प्लस लगाया था और आगे पीछे श और च वर्ग लिखे थे मैंने, श और च वर्ग। ये लिखे थे। तो अब आप एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि इसके श और त वर्ग के आगे ये भी हो सकते हैं और इसके पीछे भी हो सकते हैं, या तो आगे आ जाएंगे या फिर इसके पीछे आएंगे। तो आपने देखा होगा ये श, ये त, ये तो आगे आया हुआ है और ये च वर्ग और श वर्ग पीछे आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखो, ये च वर्ग आगे आ गया और त वर्ग पीछे आ गया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इस ज को बदलें या च को बदलें, इसको बदलें या इसको बदलें। परिवर्तन हमेशा किसका होगा? श और त वर्ग का होगा। अगर त वर्ग का कोई वर्ण आया है तो परिवर्तन उसी का ही होगा और बनेगा किस में? च वर्ग में बनेगा। जैसे यही देख लेते हैं एक उदाहरण, यज प्लस न। यज प्लस न। अब यहाँ पर देखो आप, वर्ण बोलो, च छ ज, यानी ये च वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा। यहाँ पर देखो, च छ ज झ और ये च वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा। तो ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब इसके योग में त वर्ग का पंचम वर्ण आया हुआ है। कौन सा? जैसे बोलो, त थ द ध और ये न। तो ये त वर्ग का कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। तो यानी श या त वर्ग में से कोई आया हुआ है, आगे भी श या च वर्ग में से कोई है। तो ये तो हो गया च वर्ग का और ये हो गया त वर्ग का। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर बताया कि बदलेगा कौन? स या त वर्ग। तो बदलेगा कौन? त वर्ग। बदलेगा कौन? त वर्ग। अब इस त वर्ग की जगह कोई दूसरा शब्द आएगा, कोई दूसरा वर्ण आएगा, यानी इस न की जगह कोई दूसरा वर्ण आएगा। अब त वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग आदेश हो रहा है? च वर्ग आदेश हो रहा है। कौन सा वर्ग? च वर्ग आदेश हो रहा है। आदेश हो रहा है तो कौन सा वर्ण बनेगा? मैंने बताया आप लोगों को कि उसी क्रमांक में बनेगा जिस क्रमांक में वर्ण आया हुआ है, यानी जैसा वर्ण है उसी लाइन में बनेगा, उसी क्रमांक में बनेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर त वर्ग में ये न कौन से क्रमांक पे आता है? ये पांचवें क्रमांक पर आता है, यानी पांचवा वर्ण है। त वर्ग का पांचवा वर्ण न है। तो अब जो ये बनेगा च वर्ग में बनेगा ये न, तो ये भी कौन से वर्ण में आएगा? पांचवें वर्ण में बनेगा, यानी च वर्ग का कौन सा वर्ण बनेगा? पांचवा वर्ण बनेगा। पांचवा वर्ण क्या है यहाँ पर? ये। तो आप देखो, ये न किस में बदल गया? ये में बदल गया। ये में बदल गया। ये में बदला न, इसमें स्वर मिला हुआ है, ये न प्लस अ है। व्यंजन आधा होता है तो आधे व्यंजन की जगह आधा व्यंजन आ गया। पीछे अ है, स्वर है, जैसे ये स्वर इस व्यंजन में मिलेगा, अ में मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा, हो जाएगा पूरा। अ मिला दो, इसमें मिल गया। अब आगे देखो, ये ज जैसा का जैसा ही, जैसा का जैसा ही। आप लोगों ने हिंदी में जब संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं तो एक वर्ण है इस प्रकार से, गे। तो ये संयुक्ताक्षर शब्द है, वो किन किन वर्णों से मिलकर के बनता है? तो वो मिलकर के बनता है य प्लस ये, इनसे मिलकर के ये बनता है गे। अब आप देखो यहाँ पर स्थिति है,
यह प्लस ये आया हुआ है, ये ज प्लस ये आया हुआ है। तो इस स्थिति में आप देखो यहाँ पर एक वर्ण बना सकते हो संयुक्ताक्षर का, ये बन रहा है। आगे यह जैसा का जैसा शुद्ध रूप क्या बना, यज्ञ। इस प्रकार से आप देखो कि ये श तर्ग के पहले श चर्ग आ सकता है या स तर्ग के बाद में भी स चर्ग आ सकता है। कैसी भी स्थिति हो, अगर स च वर्ग के योग में स त वर्ग आया हुआ है, भले से वो आगे आया हो या पीछे आया हो, बदलेगा सिर्फ स और त वर्ग। आप इसी के जैसा ये वाला याज प्लस ना, इसको बना करके देखना। अगर कोई परेशानी हो, बनने में नहीं आ रहा हो, समझने में नहीं आ रहा हो, तो वो पूछ सकता है, फ़ोन करके पूछ ले या फिर ग्रुप में डाल दे कि भाई मेरी ये प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।